नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंडिया को देखें, भारत जिसकी हम बात करते हैं, तो भारत 1947 से पहले 1947 और इवन बी कंक्रीट अगर ज्यादा एग्जैक्ट जाए तो 1950 से पहले बिफोर 1950 26 जनवरी और आफ्टर 26 जनवरी 1950 26 जन 1950 क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो 1950 से पहले जो है इंडिया एक कंट्री था। कंट्री क्यों था? कि इंडिया हैज एवरीथिंग, इट हैज पॉपुलेशन, इट हैज टेरिटरी, इट हैज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, but it do not enjoy sovereignty. It is within the domain of, under the domain of Parliament of Britain. इसकी संप्रभुता जो है वो ब्रिटेन के साथ लाई करती थी, ब्रिटेन के अधीनस्थ कार्य करना पड़ता था। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है, उस दिन से इसका नेचर कंट्री से चेंज होकर क्या हो जाता है? स्टेट। ठीक है, और इस स्टेट का गोल कहां दिया गया है, सब कुछ इसके बारे में जो फाउंडेशनल वैल्यूज के साथ साथ सारा सिस्टम फ्रेमवर्क कहां दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिटरमाइन करता है चीजों को। पहले भी हमने बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन। डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेशन कहने का मतलब है कि यह किसी को इतने अधिकार प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता है, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है। सबके पावर्स के साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस अटैच हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये पावर आखिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए गए, कैसे सिस्टम डिटरमाइन किया गया है। तो हमने बात की कि एक स्टेट, अगर हम सोशियोलॉजी के हिसाब से देखें तो स्टेट का डेफिनेशन होता है कि स्टेट इज एनीथिंग हैविंग टेरिटरी, हैविंग ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन, हैविंग ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इज सोवरेन इन नेचर। अगर वो सोवरेन है, सोवरेनिटी इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंट्री एंड अ सोवरेन स्टेट। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो टेरिटरी का पार्ट है कि इंडियन टेरिटरी क्या होगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में दिया गया है, पार्ट 1। अब पॉपुलेशन जो है, तो पॉपुलेशन से क्या तात्पर्य? पॉपुलेशन का मतलब है कि दोज पीपल इंजॉइंग फुल लिबर्टी, फुल मेंबरशिप ऑफ दैट कम्युनिटी। तो ये जो टेरिटरी में जो लोग होंगे, जिनको यहाँ पे क्या कहते हैं, सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो सिटीजन कहां दिया गया है? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद राज्य अब हो गया है जो कि चारों फीचर्स फुलफिल कर रहा है। तो जब राज्य है तो राज्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? तो व्हाट स्टेट कैन नॉट डू। तो फंडामेंटल राइट क्या बताता है कि स्टेट पे लिमिटेशन इंपोज करता है कि स्टेट क्या क्या नहीं कर सकता है। जैसे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ दिस 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 एंड दिस। उसके बाद स्टेट किसी के मतलब नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ विदाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ लॉ। तो कहने का मतलब कि ये स्टेट के साथ साथ मोस्ट ऑफ द राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट, लेकिन कुछ जो हैं वो इंपोज होते हैं किस पे? स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल्स पे भी, एक दूसरे पे भी। कि जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो पर्सन कैन प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, या नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट, या फिर नो पर्सन शैल डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस 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 दिस। तो कहने का मतलब स्टेट के साथ साथ दूसरा लिमिटेशन की बात, तो जो आर्टिकल 256 है जिसका डिटेल कहां दिया गया है? डिटेल दिया गया है 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल, जिसमें लिस्ट दिए गए हैं 3। तो सबके डोमेन फिक्स किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, और वो क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट एक लिमिटेशन इंपोज करता है। सेकेंड क्या है कि व्हाट स्टेट शुड डू। अब देखिए, जहां ए स्टेट पे लिमिटेशन लगाया गया है, वहीं पे स्टेट को कुछ पावर भी दिए गए कि हाउ स्टेट विल फंक्शन, स्टेट क्या क्या कर सकता है। तो वो डीपीएसपी में एज ए गाइडेड
डायरेक्टिव के तौर पे दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। लेकिन जब स्टेट कुछ करेगा और स्टेट कुछ नहीं करेगा तो लोगों के लिए भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे लोग भी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लोग भी अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो स्टेट को लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो कहां दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, अब यहां पे स्टेट क्या जो है, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट खुद में तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो फंक्शन करता है कैसे, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। स्टेट करता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से फंक्शन। अब वो गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होगा, इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। कैसे बात करता है, तो हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट दो तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कि किस किस टेयर पे कितने टेयर का गवर्नमेंट है, कितने स्टेज का गवर्नमेंट है, और दूसरा गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स के कंटेक्स्ट में कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं, अंग कौन कौन से हैं सरकार के। तो सरकार के स्टेजेस की बात करें तो जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 वो बात करता है यूनियन की, जो सेंट्रल लेवल पे है। पार्ट 6 बात करता है स्टेट लेवल की, और जो लोकल गवर्नमेंट है वो किसकी बात, वो कहां है, पार्ट 9 एंड 9A में। तो कहने का मतलब कि ये डिटरमाइन हो गया कि इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट है। ओरिजिनली 2 टियर था, बाद में जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th, उसके बाद 3 टियर गवर्नमेंट हो गया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या है। तो गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या होंगे, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर दूसरा, एंड जुडिशरी तीसरा। और ये सबके होंगे, हर लेवल पे होंगे। एग्जीक्यूटिव का क्या काम, पहले तो लेजिस्लेचर है जो कि पॉलिसी बनाएगा, कोई भी रूल्स एक्ट रेगुलेशन वो लेजिस्लेचर बनाती है। विधायिका का काम है विधि निर्माण या फिर नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और जब ये विधायिका कोई नीति निर्माण करती है, पॉलिसी बनाती है, तो वो जाता है किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास। अभी यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ 2020 का, उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल और द बेस्ट एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या काम करता है, उसको कैसे, कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेहतरीन तरीके से डिफाइन करता है। तो उसका आंसर क्या है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी एक्ट को लेकर के, तो वो डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, एडजुडिकेशन का काम जुडिशरी करती है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हर लेवल पे कौन कौन एक्शन करेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं यूनियन लेवल पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है कि द गवर्नमेंट विच फंक्शंस ऑन यूनिफाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफाइड कहने का मतलब जो अखंड भारत की जो हम बात करते हैं, जो एक भारत की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे भारत की बात करता है। ठीक है, इसके भी 3 ऑर्गन जो है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर देखा जाए इन सिंपल, तो आर्टिकल 52 से 78 तक दिया गया है। अब इसमें यूनियन के एग्जीक्यूटिव, मेजर एग्जीक्यूटिव कौन कौन होंगे, तो सबसे पहला है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। ठीक है, सिमिलरली आर्टिकल 63 जो कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट यहां पे शैल की बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट को हमेशा सलाह पे ही काम करना है, इसीलिए यहां पे शैल वर्ड का यूज किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा होगा जो प्रेसिडेंट को सलाह देगा और वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अनदर एग्जीक्यूटिव है।
और नेक्स्ट वन क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76(1) में दिया गया है। ये क्या है, ये लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। लॉ ऑफिसर का मतलब कि इनका काम है कि टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एट यूनियन लेवल। अब लेजिस्लेचर की बात करें तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 79 लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि हमारे यहां कानून बनाती है। तो कानून बनाने का काम सेंट्रल लेवल पर किसका है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, भारत की संसद का। तो संसद क्या है, किसको किसको मिलाकर के संसद बनता है, ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके क्या बनता है, पार्लियामेंट। इट मींस प्रेसिडेंट क्या है, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव भी हैं और प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के भी पार्ट है। अब ए पर्सन इज अ पार्ट ऑफ टू विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पे टू विंग्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो क्या वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखेंगे कि इन दोनों के तो वो पोर्शन है। और यहां है लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स। और तीसरा, जब यूनियन जुडिशरी की बात करते हैं तो यूनियन जुडिशरी का क्या मतलब है कि यूनियन जुडिशरी इट मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट इन और एपेक्स कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, यहां अगर कोई किसी विवाद का निपटारा हो गया तो उसके बाद वो कहीं विवाद को निपटारे के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं लगेगी। तो ये हमारा यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट का सिस्टम है। नाउ कम टू स्टेट लेवल। सिमिलरली स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट में क्या होगा, स्टेट में भी 3 ऑर्गन बनेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। स्टेट में जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहां पे एग्जीक्यूटिव क्या होगा, पहला स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट। दूसरा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो स्टेट में भी होगा। और तीसरा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, वहां का यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल, यहां पे एडवोकेट जनरल। अब एक चीज देखते हैं, एक डिफरेंस आ गया क्या कि वहां जहां 4 थे यहां 3 है। क्यों, क्योंकि यहां पे वाइस गवर्नर नहीं होते हैं, गवर्नर एक ही हो सकता है स्टेट का। ठीक है, और यह भी बताया गया कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 1956 में लाया गया, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसके बाद क्या कहा गया कि एक गवर्नर 2 या 2 से एक से अधिक स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। इट मींस ए कॉमन गवर्नर फॉर 2 स्टेट्स या मोर स्टेट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं लेजिस्लेचर के लिए। तो लेजिस्लेचर क्या है, तो स्टेट में लेजिस्लेचर का पार्ट जब बात करेंगे तो क्या होगा, एक तो गवर्नर हो गए, गवर्नर लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। और दूसरा, स्टेट के लेजिस्लेटिव हाउसेस। अब देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया। इस तरह से कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2 हाउसेस हैं, 2 हाउसेस। क्या क्या, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, और दूसरा है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट में है। कुछ स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, और पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। अब तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, उसका स्टेटस चेंज हो गया।
ठीक है। नाउ कम टू स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी का क्या मतलब है? हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट के बारे में, जैसे गवर्नर एक या एक से अधिक स्टेट पे उसका जुरिस्डिक्शन लाई कर सकता है, सिमिलरली हाई कोर्ट भी क्या है, इसी तरह से काम करता है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो आज के डेट में 28 स्टेट्स हैं और कितने 9 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। लेकिन सब मिला करके हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो कितने हैं, 21 या 24, ठीक है। और दिल्ली इकलौता यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है। तो कहने का मतलब ये स्टेट का जो है सो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है। सिमिलरली कम टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटी है और पंचायती राज है। तो पंचायती राज में एग्जीक्यूटिव का पार्ट अगर देखें तो वहां पे क्या है कि हेड ऑफ पंचायत, जैसे मुखिया है, सरपंच है, उसके बाद मेंबर्स कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पंच होते हैं, सरपंच और पंच होते हैं। और लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब जो रूल बनाती है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? द ऑल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल इन इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब कि जो लोग पंचायत के चुनाव में वोट करते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ये क्या था? ये था कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके एम्फेसिस के साथ साथ वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका निपटारा गांव के लोग खुद ही मिलकर कर लें, तो इसलिए ग्राम सभा। और जुडिशरी के तौर पे पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था 2008 में, जिसके बारे में हम जब सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम सबका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला नाम किसका था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहां दिया गया है? यह दिया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए शैल बी का मतलब कि प्रेसिडेंट का होना अनिवार्य है, एक प्रेसिडेंट होंगे ही, ठीक है। अब प्रेसिडेंट कौन होगा, यहां पे सबसे पहले हमें समझना होगा। 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो हु विल बी प्रेसिडेंट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ लॉन्ग ही विल सर्व। और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ही परफॉर्म, ठीक है। तो अगर व्हाट, हु, हाउ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हु विल बी द प्रेसिडेंट, कौन होगा प्रेसिडेंट? तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा जो आर्टिकल 58 में दिया गया है। आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहला कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर मानिए कोई आदमी इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो वो भारत का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्या दिया गया है कि उसकी आयु मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए, 35 साल से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के लिए एज क्या है? 25 ईयर। राज्यसभा के लिए एज क्या है? 30 ईयर। यहां पे क्या है? 35 ईयर। अगर 35 साल से कम का कोई व्यक्ति है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और जो तीसरा क्वालिफिकेशन दिया गया है, एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ क्या? मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा में चुने जाने के लिए एलिजिबल है तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इट मींस कि अगर आर्टिकल 58 के कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो ए पर्सन कैन नॉट बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा,
कि ये क्वालिटीज फुलफिल होने का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन जो दिया गया है आर्टिकल 59 में कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए ही शैल नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कोई भी ऐसा ओहदा, सरकारी ओहदा गवर्नमेंट के अंदर जिसमें कि एक पर्सन गवर्नमेंट से फिनेंशियल या फिर पावर के रेस्पेक्ट में या फिर प्रिविलेज के रेस्पेक्ट में कुछ बेनिफिट एंजॉय करता है। उदाहरण के लिए अगर एक टीचर है सरकारी स्कूल का, तो वो कहां से फंड ले रहा है? वो उसकी सैलरी आ रही है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, पब्लिक फंड से उसकी सैलरी आ रही है। इट मींस कि वो क्या कर रहा है? एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहा है। तो कोई भी आदमी अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है सबके पोस्ट पे होगा, लाभ के पद पे होगा, तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो अब क्वालिफिकेशन फुलफिल हो गया, लेकिन अगर उसने सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो भी वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अब आते हैं कि चलिए ये दोनों की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हेल्ड नहीं करता है और क्वालिफिकेशन भी है। अब उसका इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन, तभी वो अगर चुना गया तभी वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इलेक्शन के प्रोविजन कहां दिए गए हैं? आर्टिकल 54 एंड 55 में। आर्टिकल 54 बात करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। इलेक्टोरल कॉलेज या कॉलेजियम क्या होगा, चुनने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे? तो कौन होंगे ये दिया गया है। पहला, इलेक्टेड एमपीज। अब देखिए, इलेक्टेड एमपीज हम क्यों बोल रहे हैं? इलेक्टेड एमपीज बोलने के पीछे का रीजन है कि लोकसभा हो या राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर नॉमिनेटेड मेंबर को कॉलेजियम का पार्ट बनाया जाएगा तो ये हो सकता है ना कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है परहैप्स सपोर्ट लेने के लिए वो कहे कि आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मैं आपको बाद में नॉमिनेट कर दूंगा राज्यसभा में, ठीक है। या फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोग लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, तो केवल इलेक्टेड मेंबर ही इस कॉलेजियम का पार्ट होंगे, केवल उनका वोट काउंट होगा, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है कंडीशन? दूसरा है कि एमएलएज, और एमएलएज में भी क्या? इलेक्टेड। क्यों? फिर यहां पर रीजन आ गया कि इलेक्टेड एमएलएज की बात क्यों करें, तो जो असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें भी अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई मेंबर अपॉइंट होके नहीं आ रहा है तो गवर्नर को पावर है कि वो एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे इलेक्टेड मेंबर एमपीज एमएलए मिलकर के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब एक क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि यहां तो हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहे हैं, कहां? एमपीज के मामले में लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन स्टेट की बात जब हम करते हैं तो वहां पे हम एमएलएज को तो काउंट करते हैं, लेकिन व्हाई नॉट एमएलसीज? तो इसका रीजन ये है कि एक तो हर स्टेट में क्या कहते, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। अब जब हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एमएलसीज को इसलिए काउंट नहीं करते कि 6-7 राज्य को छोड़ करके बाकी तो कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, तो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सब जगह नहीं है तो टेकिंग आउट द कॉमननेस, तो कॉमन क्या है? एमएलएज। और एमएलएज को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो केवल यूनियन के नहीं होते, वो पूरा जो इंटीग्रिटी को भी दर्शाता है, और इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट एज वेल एज यूनियन एज वेल एज ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए एमएलएज भी उसमें एडेड है। ये था इलेक्टोरल कॉलेज। और आर्टिकल 55 बात करता है कि क्या मैनर क्या होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन। अब मैनर ऑफ इलेक्शन में सबसे पहले चीज है वोट वैल्यू।
अब एक एमएलए का वोट वैल्यू और एक एमपी के वोट वैल्यू में वेरिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी की बात की गई है कि वोट वैल्यू क्या होगा, इलेक्शन कैसे होगा। तो 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 ये कहता है कि जो एमएलए का वोट वैल्यू है वो क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, ठीक है, और नंबर ऑफ एमएलए, और इसका मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए, इंटू 100,000, ठीक है। अब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या काउंट बताएगा, एक एमएलए का वोट शेयर, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए। अब इसमें है कि अगर मानिए कि जो रिमाइंडर आता है इस डिवीजन का वो 500 से कम आता है तो जो वैल्यू होगी वही रह जाएगी, 500 से अधिक आता है तो वो नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मानिए 1001 आ रहा है एक वोट का, पर लेट्स सपोज, तो अगर 1001 के बाद रिमाइंडर 505 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 1001 1002 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे वो 101 और वो 499 आ रहा है तो क्या होगा, वो 1001 ही वैल्यू रह जाएगी। दिस इज द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। अब आते हैं कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी क्या होगा, एमपी का वोट वैल्यू। तो सबसे पहले जितने एमएलए हैं तो वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए। ऑल एमएलए कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा जितने स्टेट हैं सारे स्टेट के एमएलए का काउंट जो होगा उस सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अब ये जो टोटल इसका जो रिमाइंडर ये वैल्यू आएगी उसमें भी क्या होगा, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी एमपी की वोट वैल्यू, एक एमपी की। और सिमिलरली अगर उसमें जो रिमाइंडर होगा 1/2 से कम होता है तो क्या होगा, सेम नंबर रह जाएगा। इफ 1/2 को क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा, वो अगले में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड इसमें जो प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 55 में वो क्या है कि कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और तीसरा सीक्रेट बैलेट, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होगा, पहला क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, और तीसरा है सीक्रेट बैलेट में ही होना चाहिए। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल हेड क्योंकि उनको हमेशा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना पड़ता है, जिसका कि हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इट मींस कि जो एक्चुअल पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है और प्रेसिडेंट उसके कहे अनुसार उसकी सलाह पर काम करते हैं। तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन दोनों के लिए होगा तो क्या होगा कि एक जो है सो पावर टसल स्टार्ट हो जाएगा कि मैं भी चुन के आया हूं, मैं भी चुन के आया हूं, तो एक हार्मोनी जो हो जाएगी वो नहीं रहेगी, ऑलवेज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। दूसरा क्या है कि अगर दोनों ही मतलब चुन के आएंगे तो दोनों राइवल पावर की तरह काम करेंगे, ठीक है। क्यों राइवल पावर के, वही कहा ना कि दोनों में होगा कि मैं भी तो चुन के आया हूं तो मैं भी चुन के आया हूं तो मेरा डिसीजन प्रिवेल करेगा, मेरा डिसीजन प्रिवेल करेगा। नाउ कम टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि हर आदमी को जितने कैंडिडेट होते हैं उन कैंडिडेट्स को अपना प्रायोरिटी देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर मैं ए हूं और मुझे जो बैलेट दिया गया उसमें 4 कैंडिडेट हैं
बी सी डी ई। ठीक है, अब मेरा है कि मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा कि मेरा जो है सो सबसे पहले मैं किसको प्रीफर करता हूं। तो अगर मानिए डी मेरा पहला चॉइस है तो डी को मैं 1 लिखूंगा, सी को मैं 3 लिखूंगा, बी को 2 लिखूंगा, ई को 4 लिखूंगा। तो जो मेरा चॉइस है जिस सीक्वेंस में, उस हिसाब से मैं उनको प्रायोरिटी पे वोट करूंगा। और फिर जब सबका वोट आ जाएगा तो यही डिसाइड किया जाएगा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो हैं उनको कितना मिला, सेकेंड प्रायोरिटी वाले कितना मिला। और जब 50% से अधिक हो जाएगा, 50% से अधिक वोट वैल्यू अगर किसी कैंडिडेट की हो गई तो इसका मतलब वो कैंडिडेट जो है वो जीत गया। ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये था हमारा कि प्रेसिडेंट कौन होगा, जैसा कि हमने पहले देखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग ही विल सर्व। ठीक है, इसका मतलब है हाउ लॉन्ग ही विल सर्व का मतलब है 10 ईयर। ठीक है, कब तक वो काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 10 ईयर क्या है उनका। अब 10 ईयर का कैसे पता चलता है, उनके हाउस में जो मतलब पदासीन रहने की का जो कार्यावधि होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले आर्टिकल 56 क्या कहता है, सॉरी एक पॉइंट यहां पे छूट गया कि अब कौन बनेगा राष्ट्रपति चुन के आ गया। तो चुनने के बाद जो आर्टिकल 60 है, ठीक है, चुन के आ गया, तो आर्टिकल 60 बात करता है ओथ का। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, शपथ ग्रहण। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, तो 60 में फॉर्मेट ऑफ जो ओथ है वो दिया गया है कि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना गया है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और उसकी गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर मानिए कि टाइम ऐसा हो जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट खाली हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी पे है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शपथ नहीं दिलाई जाएगी। तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 60 में ही कि जो सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो उनको शपथ दिलाएंगे। शपथ किस चीज का दिलाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो अब राष्ट्रपति ऑफिस में आ गए हैं, ठीक है, तो ऑफिस में आ गए हैं तो उनका टेन्योर क्या होगा। शपथ लेने के बाद ही राष्ट्रपति ऑफिस में आते हैं, तो जब ऑफिस में आ गए अब उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी कार्यावधि क्या होगी। तो आर्टिकल 56 बात करता है कि वो 5 साल के लिए बनेंगे, 5 इयर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट 3 कंडीशन दिया गया है कि 5 साल के लिए तो हैं, लेकिन 3 केसेस में वो इस पे बने नहीं रह सकते। पहला कि अगर वो रिजाइन कर दें, ठीक है, अब मानिए कि हो सकता है कि राष्ट्रपति जी की कोई निजी समस्या हो या फिर वो किसी चीज से आहत हो और वो अपने काम को बखूबी नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो अगर वो त्याग पत्र देते हैं तो वो इस पद से 5 साल से पहले हट सकते हैं। अब त्याग पत्र किसको देना है, तो आर्टिकल 56 ही बात करता है प्रोवाइजो में कि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, तो त्याग पत्र देने से वो 5 साल से पहले हट सकते हैं। जो दूसरा दिया गया है कंडीशन वो है इम्पीचमेंट। जो कि आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो इम्पीचमेंट कब किया जाता है कि अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, ठीक है,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और उसको वायलेट करते हैं, इस केस में क्या किया जाएगा, उनको महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। और महाभियोग का पूरा प्रोसीजर कहां दिया गया है, आर्टिकल 61 में, कि अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा। सबसे पहले किसी भी हाउस में, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है लोकसभा या राज्यसभा, उसमें एक हाउस में क्या होगा कि उन पे एलिगेशन लगाए जाएंगे, महाभियोग इनिशिएट किया जाएगा। जब इनिशिएट किया जाएगा तो क्या आना चाहिए कि कुछ सपोर्टेड होना चाहिए, कितना, बाय 50 मेंबर। अब वो आ गया हाउस में, एक्सेप्ट हो गया, हाउस ने एक हाउस, जिस हाउस में इनिशिएट किया गया उस हाउस का काम है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके जो है प्रोसीड करता है। अगर उस हाउस से मेजॉरिटी क्या रखी गई थी कि नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ होगा इनिशिएटिंग हाउस का, उसके 2/3 से कम से वो पास नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का स्ट्रेंथ क्या है, 545, उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 363.3। तो 363.3 इसका मतलब है कि कम से कम 364 वोट चाहिए राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट पास कराने के लिए लोकसभा में। सिमिलरली अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का स्ट्रेंथ अभी कितना है, 245 इंटू 2/3, 163.3, इट मीन्स 164 वोट्स। ठीक है, कम से कम। अब अगर इतने वोट से अगर हाउस में पास हो जाता है बिल, ठीक है, तभी वो इनिशिएटिंग हाउस से पास माना जाएगा। सेकेंड हाउस जो होता है उसका होता है इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का काम है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं राष्ट्रपति पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हाउस का काम है कि ये एक कमिटी बनाएगी। ठीक है, कमिटी में सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और वो कमिटी इस बात का इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। अगर मानिए चार्जेस जो लगाए गए हैं वो कमिटी रिकमेंड करती है कि सही है, तो उस पे हाउस में क्या होगा, वोटिंग होगी। और सिमिलरली नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट से, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से अगर वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उसी समय अपने पोस्ट से इम्पीच्ड मान लिए जाएंगे। ठीक है, अपने पद से उसी समय हट जाएंगे। तो ये है एक तरीका जो इम्पीचमेंट का है 61 में। ठीक है, अब यहां दो तरीका तो हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि अगर कोई, मतलब मानिए कि किसी का 5 साल पूरा हो गया, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद भी किसी रीजन से नए राष्ट्रपति जो सक्सेसर हैं उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, वो नहीं आ रहे हैं, तो जब तक नया सक्सेसर नहीं आएगा तब तक उनका टेन्योर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जिस दिन वो नए राष्ट्रपति आएंगे उस दिन पुराने वाले अपना चार्ज देकर के वहां से हट जाएंगे, खाली कर देंगे। लेकिन अगर मानिए 5 साल के बाद अगले 1 साल तक भी नए राष्ट्रपति नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो 1 साल के लिए भी वो बने रहेंगे। हाँ, ये भी है कि जो नए राष्ट्रपति आएंगे, जिस डेट को आएंगे उस डेट से अगले 5 साल तक के लिए उनका टेन्योर होगा। इससे मतलब नहीं है कि इन्होंने 6 साल कर लिया है। ठीक है, और जो चौथा तरीका है जो राष्ट्रपति का टेन्योर डिसाइड करता है वो है आर्टिकल 71। 71 कहता है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट,
ठीक है, किसका? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पे हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कुछ होता है और इलेक्शन में कुछ माल प्रैक्टिसेस के चांसेस बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब मानिए इलेक्शन ही जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया, जिसके बेसिस पे वो चुन के आए थे, तो क्या होगा कि उसी समय से उनका पद समाप्त हो जाएगा, वो क्या होंगे? पद से हटे हुए मान लिए जाएंगे। तो ये तरीके हैं जिससे कि राष्ट्रपति अपने पद से पे बने रह सकते हैं, हट सकते हैं। जो इनका टेन्योर होगा, कार्य अवधि होगी, वो इन 4 चीजों से डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब लास्ट जो परव्यू है इसका कि राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति का टेन्योर डिसाइड हो गया, लेकिन राष्ट्रपति करेंगे क्या? फंक्शन क्या है उनका? तो फंक्शन जो है, पहला आर्टिकल 53, ये क्या कहता है? आर्टिकल 53 बात करता है कि ही प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसके हेड होंगे। हेड मतलब सुप्रीम पावर। एग्जीक्यूटिव जो है उसके हेड होंगे। अब एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे तो ये क्या सारा काम खुद ही करेंगे एग्जीक्यूटिव का? नहीं। तो आर्टिकल 53 खुद में कहता है कि या तो ये अपने पावर को डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे या फिर थ्रू इट्स सबऑर्डिनेट। अब इनके सबऑर्डिनेट कौन कौन हो गए? मानिए कोर्ट में केस लड़ने जाना है तो खुद तो जाएंगे नहीं, तो इनके लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, जो फंक्शन है गवर्नमेंट के, वो करने के लिए क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबऑर्डिनेट है। उसके बाद जो पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन है वो करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं। तो कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर सारे इनके हाथ में है। ही इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 53 एंड ही यूजेस हिज पावर डायरेक्टली और थ्रू देयर सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव पावर। सेकेंड क्या है? आर्टिकल जो 79 कहता है कि ही इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के पार्ट है। तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के पार्ट होने के अर्थात इसका मतलब कि ही हैज सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि जैसे बिल कोई भी बिल पास होता है तो उसको असेंट देना, स्वीकृति देना। दूसरा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, अध्यादेश जारी करना। तो ये 2 पावर इनको लेजिस्लेचर के थ्रू दिए गए हैं। और तीसरा अगर हम देखें, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 के अंदर दिया गया है पावर कि ये जो है पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब क्षमा देने का अधिकार, क्षमा देने की शक्तियां। ये न्यायिक अधिकार में आता है, क्योंकि अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि अपेक्स कोर्ट है, उसने किसी व्यक्ति को कानूनी आधार पर फांसी की सजा दे दी, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया या फिर कोई भी पनिशमेंट दे दिया, तो कैपिटल पनिशमेंट के केस में प्रेसिडेंट इज द सोल अथॉरिटी जो कि उसको बिल्कुल माफ कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कंडीशंस में क्या है कि वो उसको कम कर सकते हैं, वो उसका नेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है जुडिशियल पावर्स में आता है। दूसरा जुडिशियल पावर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही होती है। तो दीज आर द पावर एंड फंक्शन इन होलसम। In next lecture, we will discuss about the constitutional position of president, his powers, and how he perform its powers. This is all about today. Thank you so much. Thanks for watching. If you have any question, you can ask me in comment. Thank you so much.